एक बॉडीगार्ड की सैलरी 80,000 रुपए होती है। जब मैं अपनी सारी काबिलियत लेकर बाई परिवार के बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए पहुंचा तो भर्ती करने वाले बटलर ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। भर्ती बंद हो चुकी है और हमें एक प्राइवेट बॉडीगार्ड चाहिए, कोई स्टंटबाज नहीं। ये बात सुनकर मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। पक्का स्टंटबाज नहीं चाहिए। इस बात पर बटलर ने सिर हिलाया। उसके सामने रखी रजिस्ट्रेशन की टेबल मेरे एक घूसे से फट गई और बटलर शॉक हो गया। मैंने मुट्ठी भींचकर पूछा, अब बताओ भर्ती करोगे या नहीं? बटलर इस बात से घबरा गया। नहीं, ठीक है, सख्ती काम नहीं आई है ना? मैंने गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी की सबसे नर्म आवाज निकाली, चाचा जी प्लीज मुझ पे थोड़ी सी दया कीजिए। मेरे ऊपर 80 साल की बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी है, एक विकलांग छोटी बहन है, घर में एक बिल्ली और एक कुत्ता भी पालना है। अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मैं सच में जी नहीं पाऊंगा। बस एक मौका दे दीजिए, मैं अकेला 10 लोगों को हरा सकता हूँ। भाई साहब की सुरक्षा मुझे सौंप दीजिए। बटलर पूरे 3 सेकंड तक चुप रहा, फिर जेब से 100 रुपए निकाले। ओए लड़के, तुम्हारी ये आंखें रिक्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये लो, इसे रास्ते के खर्च के लिए रख लो। मैं उस 100 रुपए के नोट को पकड़ के सोच रहा था कि किसी बॉडीगार्ड को चुनौती देकर अपनी ताकत कैसे साबित करूं। तभी मुझे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी, बड़ी मैम अभी तक ब्लैक रूम से बाहर नहीं आई है। हाँ, मालकिन ने कहा है कि जो भी बड़ी मैम को ब्लैक रूम से बाहर निकाल देगा उसे 1 लाख रुपए बोनस मिलेगा। क्या सुना मैंने? 1 लाख रुपए? मेरी आंखें चमक उठी। वो ब्लैक रूम कहाँ है? बटलर ने अनजाने में उंगली से इशारा किया। वो देखो उधर है। मैं बिना एक शब्द बोले दौड़ पड़ा। बटलर को तब समझ आया कि क्या हो रहा है। वो घबरा कर चिल्लाया, अरे उसे रोको, वो बड़ी मैम को किडनैप करने के लिए जा रहा है। एक पल में पूरा बाय परिवार अफरा तफरी में पड़ गया। बहुत सारे बॉडीगार्ड मेरे पीछे पड़ गए। मैं कई ऊंची दीवारें पार कर गया, कई चक्कर काटे और आखिरकार उस ब्लैक रूम तक पहुंच गया। लेकिन मेरा पीछा करने वालों के कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, जब जो होगा देखा जाएगा। मैंने जोरदार लात मारी। ब्लैक रूम का दरवाजा उड़कर दूर जा गिरा। कमरे के अंदर व्हील चेयर पर बैठी एक महिला खिड़की की रोशनी के सामने दिखाई दी। उसके चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, मानो वो पूरी दुनिया से कट गई हो। बायनिंग ने बिना पीछे मुड़े कहा। उसकी आवाज बहुत ज्यादा गहरी थी, लेकिन उसके बोलने से पहले ही किसी ने पीछे से उसकी व्हील चेयर को धक्का दे दिया। बाय निंगमिंग का चेहरा बदल गया। वो गुस्से से बोली, तुम क्या कर रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाय परिवार की उत्तराधिकारी एक विकलांग महिला होगी, और मुझसे अनजाने में निकल गया। अरे लंगड़ी मैडम। ये सुनकर बाय निंगमिंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने व्हील चेयर के हैंडल को कस के पकड़ लिया। लंगड़ी? एक्सीडेंट के बाद कोई उसके सामने ये शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि टांग शब्द भी नहीं। और मैंने सीधे लंगड़ी कह दिया। लेकिन मुझे इससे क्या, मेरे लिए तो वो चलती फिरती 1 लाख रुपए थी। जरा रास्ता दो, सब हटो। माफ कीजिए, इनाम का पैसा कहाँ मिलेगा? बाहर बटलर, बॉडीगार्ड और मालकिन खड़े थे। ये सब देखकर उनका दिल लगभग रुक गया। उन्होंने जल्दी से कहा, आराम से बात करो, मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। मैंने सीधे बाय निंगमिंग को उनकी माँ के सामने पहुंचा दिया। लो, आपकी बेटी बाहर आ गई, 1 लाख रुपए पैसे ट्रांसफर कीजिए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बाय निंगमिंग गुस्से चिल्लाई, दफा हो जाओ। तभी उसकी माँ को पूरी बात समझ आई। उन्होंने मुझे गौर से देखा। व्हील चेयर पे बैठी बाय निंगमिंग दांत पीसते हुए बोली, इसे यहाँ से निकालो, मुझे वापस अंदर ले चलो और दरवाजा बंद कर दो। मैंने जिज्ञासा से उसकी तरफ देखा और बिना सोचे बोल पड़ा, अंदर तुम्हारे पिताजी रहते हैं क्या, जो तुम बार बार वहीं घुसना चाहती हो? फिर मैंने जमीन पर पड़े टूटे दरवाजे की तरफ इशारा किया। वैसे माफ करना, तुम लोगों के घर का दरवाजा बहुत घटिया निकला। मैंने तो बस हल्का सा धक्का दिया था और ये खुद गिर गया। अब बंद भी नहीं होगा, मर जाओ तुम। बाय निंगमिंग ने अचानक सिर उठाया। उसकी नजरें चाकू जैसी तेज थी। मैं भी एक्साइटमेंट से उसे देखने लगा। अभी तक तो मैं सिर्फ इनाम के पैसों के बारे में सोच रहा था। मैंने उसका चेहरा ठीक से देखा ही नहीं था, लेकिन अब जब देखा मैं दंग रह गया। वाह, ये लड़की तो कमाल की खूबसूरत है। इतनी सुंदर लड़की को तो हर दिन सज धज कर बाहर घूमना चाहिए। ये खुद को इस अंधेरे कमरे में क्यों बंद रखती है? सुंदरी, क्या कोई चिंता है तुम्हें? दिल की बात मुझसे कहो, मैं काउंसलिंग भी अच्छी करता हूँ। मैं सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं, नैनी भी बन सकता हूँ। जरूरत पड़ी तो सफाई कर्मचारी भी। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम मुझे बॉडीगार्ड रखोगी तो मैं तुम्हारा सबसे मजबूत प्रोटेक्टर बनूंगा। मैं लगातार बोलता ही जा रहा था। बाय निंगमिंग की बोहे सिकुड़ गई, की आंखों में झुलझुलाहट भर गई। चुप रहो। बगल में खड़ा बटलर चिंतित हो गया। मालकिन, मुझे लगता है कि इसे जाने देना चाहिए। बड़ी मैम गुस्से से बीमार पड़ जाएगी। लेकिन बाई मैडम ने काफी देर तक मुझे देखा, फिर अंतिम फैसला सुनाया। ठीक है, यही रहेगा। क्या? ये सुनते ही मैं खुश हो गया। मैं तुरंत व्हीलचेयर छोड़कर भागता हुआ बाई मैडम के पास पहुंचा। मैडम, तो मेरी नौकरी पक्की समझू? वही 1 लाख रुपए महीने वाली, 7 बीमा और 2 फंड भी मिलेंगे। और क्या 3 महीने का बोनस भी? बाई मैडम ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन बड़ी मैम की सिचुएशन। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अचानक किसी ने चीख कर कहा, बड़ी मिस। बाई मैडम की बात पूरी होने से पहले ही सब घबरा गए। मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। पता चला कि बाय निंगमिंग की व्हीलचेयर जब मैंने छोड़ी थी तब अनजाने में उसे एक ठोकर लग गई थी। अब वो तेजी से दीवार की ओर बढ़ती जा रही थी। अरे बाप रे, मेरी आंखें फैल गई। मैं दौड़ा और छलांग लगाई। दीवार से टकराने से ठीक पहले मैंने उसे खींच लिया, फिर व्हीलचेयर के साथ उसे उठाकर सीधे उसकी माँ के सामने रख दिया। बटलर और बॉडीगार्ड शॉक्ड रह गए। बाय निंगमिंग का सीना तेजी से उठ गिर रहा था। वो साफ तौर पर बहुत गुस्से में थी। इसको बाहर। इससे पहले कि वो बात पूरी करती, मैंने अपने बैग से आधा खाया हुआ बन निकाला और सीधे उसके मुंह में ठूस दिया। मैं शरारती मुस्कान के साथ बोला, बड़ी मिस, ये मेरे हाथ का बना हुआ
हुआ मीट बन है, ये बहुत टेस्टी है, इसे वेलकम गिफ्ट समझिए। बाय नीमिंग का चेहरा हरा पड़ गया। उसने बन बाहर फेंका और देखा कि उस पर पहले से काटा हुआ निशान था। वो गुस्से में चिल्लाई, ये किसी का खाया हुआ है। मैंने मासूमियत से पलके झपकाई। हाँ मैंने, बस यही आखिरी बचा था, मैंने खुद नहीं खाया पूरा, और तुमने इसे फेंक दिया। कितनी बर्बादी है। अब बाय नीमिंग सच में टूटने लगी। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा अजीब आदमी नहीं देखा था। उसे लगा जैसे कि मैं एक मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आया हूँ। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ, ये शब्द सुनते ही बाई मैडम की आंखें भर आई। बेटी, तुमने आखिरकार माँ से बात की। मैं बीच में बोल पड़ा, क्या पहले इसकी आवाज भी चली गई थी? बाई मैडम के आंसू वापस आंखों में ही रह गए। बाई निमिंग फिर से चुप हो गई, लेकिन उसकी माँ के मन में एक विचार आया। वो फिर मुझे एक तरफ ले गई और धीमी आवाज में बोली, लड़के, तुम्हें नौकरी देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी बेटी की हालत बहुत खास है। शायद तुमने उसके बारे में सुना होगा। मैं तुरंत सिरहाने लगा। हाँ हाँ, मैंने सब सुन रखा है, मैं पूरी तरह समझता हूँ। बाई मैडम ने आगे कहा, पहले जो बॉडीगार्ड रखे गए थे उनका काम सिर्फ मेरी बेटी की सुरक्षा करना था। महीने के 1 लाख रुपए, साथ में सभी सुविधाएं। लेकिन मैं तुम्हें एक विशेष अधिकार दे सकती हूँ। तुम उसके प्राइवेट बॉडीगार्ड बनोगे, 24 घंटे उसके साथ रहना होगा। अगर तुम निंगबिंग को फिर से जीवन की ओर लौटा सको तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए महीना दूंगी। मैंने एक्साइटमेंट में आके उनका हाथ पकड़ लिया। मैडम, आप सचमुच बहुत दयालु हो। जो भी आपसे शादी करेगा उसका भाग्य चमक जाएगा। बाई मैडम मुस्कुराई, लेकिन इसकी एक शर्त है। मैं अब अपनी बेटी को खुद को बंद करते नहीं देखना चाहती। हर बार जब वो खुद को उस ब्लैक रूम में बंद करेगी, तुम्हारी सैलरी से 10,000 रुपए कटेंगे। मैं एकदम चौंक गया। एक बार में 10,000? अगर 20 बार गई तो पूरे महीने की कमाई खत्म, और 200 बार गई तो साल भर की मेहनत गई। तभी बटलर चिल्लाया, बुरा हो गया, बड़ी मिस फिर से ब्लैक रूम की ओर जा रही है। मैंने तुरंत पीछे मुड़ के देखा। वो सचमुच व्हील चेयर लेकर दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ अभी 10,000 रुपए घूम रहे थे, वो भी कटते हुए। मैं बिजली की रफ्तार से दौड़ा और अंदर जाने से 1 सेकंड पहले ही उसे व्हील चेयर के साथ उठा लिया और उसे पीछे ले आया। मैंने ऊंची आवाज में पूछा, मैडम, मिस बाई का कमरा कहाँ है? उधर। ठीक है, अब बड़ी मिस मुझे सौंप दीजिए, बस देखते जाइए। घर का माहौल समझने के बहाने मैं उसे पूरे बाई मैंशन में घुमाने लगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम मुझे आखिर कब तक घुमाते रहोगे, पागल आदमी? बहुत देर से पानी न पीने के कारण उसकी आवाज भी बैठने लगी थी। मैं रुक गया और चारों तरफ देखा। जब कोई नजर नहीं आया तो मैंने उसका गाल उंगली से छू लिया। अपने कमरे में वापस जाओगे या नहीं? उसका चेहरा फिर से इमोशनलेस हो गया। नहीं, मैंने सिर हिलाया। अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है, हम घूमना जारी रखेंगे, मजबूती से बैठिए। और इसी के साथ एक नया चक्कर शुरू हो गया। कई चक्कर लगाने के बाद बाय नीमिंग का गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब वो शांत थी। उसने आंखें बंद कर ली। बस अब मैं वापस जाऊंगी। मेरे लिए ये पहली जीत थी। जैसा आप कहे। मैं उसे उसके कमरे में ले गया। कमरा देखकर मैं दंग रह गया। उसका कमरा तो मेरे पूरे घर के बराबर था, और वो भी 10 गुना ज्यादा शानदार। मैं बड़बड़ाया, वाह, इतनी शानदार जगह छोड़कर कोई खुद को ब्लैक रूम में क्यों बंद करेगा? सुंदरी, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? मैं सोचता था कि हमारा परिवार अमीर है, अब समझ आया कि हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर पहली बार बाय निंगनिंग ने थोड़ी सी प्रतिक्रिया दिखाई। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा परिवार गरीब हो गया है क्या? मैंने सिर हिलाया। हाँ, तुमने सही कहा। अब तो हाल ये है कि हमारी जेब में एक सिक्का तक नहीं बचा है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा हुआ। उसकी इस हरकत को देख के मेरा तो पारा चढ़ गया। मैंने गुस्से में उसकी व्हील चेयर को लात मार दी। व्हील चेयर पलट गई और वो भी साथ में गिर पड़ी। उस पल हम दोनों घबरा गए। मुझे याद आया, अरे ये तो मेरी बॉस है। अब मैं कोई अमीर घर का लड़का नहीं था, बस एक गरीब नौकरी करने वाला आदमी था। मेरी हालत खराब हो गई। तभी बटलर अंदर आया। मैडम बाय निंगमिंग, मैडम बाय जी ने कहा है। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही दौड़ लगाई और बाय निंगमिंग को गोद में उठा लिया। मिस बाई, आप ठीक तो हैं? इतनी लापरवाही से कैसे गिर गई? सब इस बेकार व्हील चेयर की गलती है। बाय निंगमिंग हंसी। इसे मेरे सामने से वो कुछ कहती उससे पहले ही मैंने उसका मुंह ढक दिया और उसे कंधे पे उठाकर ऊपर ले गया। बटलर अंकल, जरा इंतजार कीजिए, इन्हें बाथरूम जाना है, मैं इन्हें ले जाता हूँ, सेवा में कोई कमी नहीं होगी। बेचारा बटलर घबरा कर भागा और जाकर बाई मैडम को बताया, मैडम, वो जो नया लड़का है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा काम नहीं कर रहा। उसने तो बड़ी मिस की बाथरूम जाने तक की जिम्मेदारी ले ली है। बाई मैडम ने गहरी सांस ली। कितने समय बाद इतना ईमानदार और मेहनती लड़का देखा है। ये पैसा वो सचमुच मेहनत से कमाएगा। अच्छा, अभी उन्हें परेशान मत करो, मैं बाद में खुद बात करूंगी, लेकिन प्रोसेस पूरी करनी होगी। जाकर उसका कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। उधर कमरे में मैं बाय निंगमिंग को बिस्तर तक ले गया। मैं दिन भर की भाग दौड़ से थक चुका था। आखिरी पल में मेरा हाथ फिसल गया और मैं उसे बिस्तर पे फेंक बैठा, लेकिन ताकत थोड़ी ज्यादा लग गई। वो उछलकर दूसरी तरफ लुढ़क गई। मैं तुरंत लुढ़क कर दूसरी ओर पहुंचा और ठीक समय पर उसे पकड़ लिया, फिर दोबारा उठाकर बिस्तर पे रख दिया। जब मैंने देखा कि अब वो सुरक्षित है, तब जाकर राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, अगर बॉस को कुछ हो जाता तो मेरी जान निकल जाती। उधर बाय निंगमिंग पूरी तरह निराश हो चुकी थी। छत
खुद को खाली नजरों से देख रही थी। उसमें कोई रिएक्शन देने की ताकत ही नहीं बची थी। मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ और झुककर माफी मांगी। सच में माफ कीजिए, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, बस आदत से मजबूर हूँ। हाँ, हालांकि आपकी जुबान भी कम तेज नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के दौरान मैं बॉस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे सच में ये नौकरी चाहिए। घर पर बुजुर्ग है, बच्चे हैं और बीच में एक कुत्ता भी है। सच बताओ तो मैं बचपन से पहाड़ों में रहा था, बहुत सारे लोगों के बीच में, इसीलिए मुझे बहुत बातचीत करने की आदत पड़ गई थी। लेकिन बाय निंगमिंग को सबसे ज्यादा नापसंद था शोर, और विकलांग होने के बाद तो उसे लोगों के कदमों की आवाज तक नहीं पसंद थी। ना रोशनी अच्छी लगती थी, ना आवाजें। शुरू में वो बस उन्हें अनदेखा करती रही, लेकिन उसकी लगातार बकबक ने आखिरकार उसका धैर्य तोड़ दिया। चुप रहो, मैं चौंक गया। क्या चुप रहूं? अरे मैं तुम्हारे लिए कोई सहेली कहाँ से लाऊं? बॉडीगार्ड चलेगा? बाय निंगमिंग ने फिर आंखें बंद कर ली। वो पूरी तरह हार मान चुकी थी। उसी समय दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई दी। मिस्टर मू, क्या आप तैयार हो गए हैं? मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। बटलर ने सावधानी से पूछा। हाँ हाँ, हो गया, बस आता हूँ। आपकी बड़ी मिस अभी अभी बाथरूम से आई है, मैं तुरंत पहुँचता हूँ। मुझे डर था कि बाय निंगमिंग गुस्से में खुद को नुकसान न पहुँचा दे, इसीलिए मैंने एक रेशमी स्कार्फ उठाया और बिस्तर पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो आधी मरी सी पड़ी बाय निंगमिंग फिर भी बिल्कुल नहीं हिली। जब तक मैंने उसके दोनों हाथ सिर के ऊपर नहीं उठा दिए, तब उसने अचानक आंखें खोल दी और गुस्से व हैरानी से चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ आदमी? मुझे तुरंत छोड़ो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन मैंने उसे कई बार लपेट कर बांध दिया। जब मुझे यकीन हो गया कि गांठ मजबूत है, तो मैंने उसके लगभग परफेक्ट चेहरे को दोबारा निहारा और अनजाने में उसके गाल थपथपा दिए। वाह, इतना खूबसूरत चेहरा। बाय निंगमिंग दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए है ना? तुम तो बस एक लालची आदमी हो जो अमीरों के सहारे जीना चाहता है। मैंने आंखें घुमाई। उसे शायद यकीन था कि मेरे जैसे पागल आदमी के अलावा कोई भी उसे उस अंधेरे कमरे से जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकता था। मैंने भौहें उठाई। अमीर मैडम, अभी तुमने कितनी रकम कही थी? 3 करोड़। बाय निंगमिंग ने सिर हिलाया। अगर कम लगे तो और भी दे सकती हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बस मुझे वापस भेज दो और फिर कभी मेरे सामने मत आना। मैंने अपना चेहरा छुआ। मुझे तो लगता है मैं काफी हैंडसम हूँ, मार्शल आर्ट भी जानता हूँ, नेचर भी अच्छा है, हंसमुख भी बहुत हूँ, बेवजह का तनाव नहीं लेता। हाँ, थोड़ा ज्यादा खाता हूँ, लेकिन ताकत भी बहुत है। तुम्हें उठाकर कई चक्कर लगा सकता हूँ। अगर तुम्हें धूप सेकनी हो तो मैं तुरंत बाहर ले जा सकता हूँ। लेकिन फिर भी तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? हर बार पैसे देकर पीछा क्यों छुड़ाना चाहती हो? मैंने फिर से बात बदली। हालांकि अगर रकम ज्यादा हो तो सोचा जा सकता है। मैं पहले नीचे जाकर अपनी बॉस से बात कर लूं। नीचे बाई मैडम पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट और गिफ्ट तैयार करके बैठी थी। उन्होंने मेरी आंखों को देखा। मिस्टर मू, आज तुम हमारे घर पहले दिन आए हो। मैंने खास कुछ तैयार नहीं किया, लेकिन ये घड़ी तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी, इसे रख लो। बाई मैडम का वेलकम गिफ्ट एक लिमिटेड एडिशन मैकेनिकल वॉच थी। हालांकि वो सबसे महंगी घड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी कीमत कम से कम लाखों रुपए के बराबर थी। मैंने डाउट से पूछा, मैडम बाय, ये ठीक नहीं लगता। सच बताऊं तो मैं रेजिग्नेशन देने की सोच रहा था। बाय मैडम एकदम चौंक गई। उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या रेजिग्नेशन? लेकिन क्यों? मैंने उलझन से पूछा। आपने मुझे ही क्यों चुना? सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ी मिस को बाहर ले आया? बाय मैडम ने सिर हिलाया। नहीं, पूरे 3 महीने हो गए हैं। मैंने बाय निंगमिंग को किसी भी इमोशन के साथ नहीं देखा। वो जिंदा है, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है। फिर तुम आए। मैंने ये सुनकर सिर खुजाया। मैडम, आपकी नजर सचमुच तेज है। मैं मरे हुए इंसान को भी गुस्सा दिलाकर जगा सकता हूँ और जिंदा इंसान को गुस्सा दिलाकर मार भी सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं अक्सर पहाड़ से नीचे नहीं उतरा, क्योंकि दुश्मन बहुत हैं। डर रहता है कि कहीं कोई बोरे में उठाकर ना ले जाए। और फिर मैं लगातार आधे घंटे तक बोलता ही रहा। आखिरकार बाय मैडम ने मुझे रोका। तो तुम्हारे हिसाब से कितनी सैलरी ठीक रहेगी? तभी मेरी सोच वापस आई। मैडम, बात ये नहीं है कि मैं घमंड कर रहा हूँ। मसला तो ये है कि आपकी बेटी ने बहुत बड़ी रकम ऑफर कर दी। उसने सीधे 3 करोड़ की बात की। कहावत है कि एक अच्छा आदमी थोड़े से पैसों के लिए नहीं झुकता, लेकिन उसने बस थोड़े पैसे नहीं, पैसों का पहाड़ सामने रख दिया है मेरी कमर सीधी ही नहीं हो पा रही। बाय मैडम कुछ देर के लिए शॉक रह गई। ऐसा है तो रहने दो, तुम जा सकते हो। अब चौंकने की बारी मेरी थी। आपने इतनी आसानी से मान लिया? अगर तुमने निंगमिंग का ऑफर मान लिया है तो इसका मतलब ये है कि तुम भी यहाँ नहीं रुकना चाहते। मैं उसकी हालत अच्छी तरह जानती हूँ। कोई भी उसके पास रहना नहीं चाहता। मैं किसी को भी मजबूर नहीं करूंगी। तुम जा सकते हो। मैंने चुपके से वो घड़ी वापस सोफे पे रख दी। सच कहूँ तो वो घड़ी मुझे पसंद आई थी। उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे। तभी बाई मैडम फिर बोली, घड़ी तुम्हारे लिए ही है, इसे रख लो। वो हाथ में पकड़े कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने ही वाली थी, तभी मैंने उंगलियां चिटकाई। ये काम मैं करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। जैसा आपने कहा, 2 लाख युआन महीना। मैं बड़ी मिस को समझाऊंगा, उन्हें इस अंधेरे दौर से बाहर निकालूंगा और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। बारिश हो या आंधी, मैं उनके लिए ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। बाई मैडम साफ तौर पर हैरान थी। उन्होंने फिर से मेरी ओर देखा। तुमने अचानक अपना फैसला क्यों बदल दिया? मैंने अपने हाथ रगड़े। वो 3 करोड़ मैं नहीं ले सकता। मेरी मेहनत की कीमत बस वही 2 लाख रुपए है जो आपने तय की है। वही मेरे लिए काफी है। वैसे फ्रिज में रखा खाना मैं खा सकता हूँ क्या? या हम बॉडीगार्ड लोगों को बॉडीगार्ड्स के कैप्टन से खाना लेना पड़ता है? वैसे बॉडीगार्ड्स का बॉस कौन है? मुझे अपने सीनियर को रिपोर्ट भी करनी है। पहाड़
से नीचे आने के बाद से मैंने सिर्फ एक बन खाया है। मैंने आपकी बेटी को उठाकर इधर उधर बहुत दौड़ा भागी करी है, इसमें मेरी काफी एनर्जी खर्च हो गई है। मेरी बातें सुनकर बाय मैडम हंस पड़ी। उन्होंने वापस रखी हुई कॉन्ट्रैक्ट फाइल फिर से मेरी और बढ़ा दी। पहले इसे पढ़ लो फिर फाइनल फैसला करना। बाय फैमिली सच में बहुत सिस्टमैटिक है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी बेहद खास था। दोनों साइड के अधिकार और जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई थी। उसमें पीछे एडिशनल टर्म्स और कंडीशन भी थे। मालिक और कर्मचारी की सीमाएं साफ तय थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो बाय मैडम थी वो पैसे देने में सचमुच बहुत उदार थी। मेरी नजर टर्म्स और कंडीशन वाली तीसरी शर्त पर जाके रुकी और मैं अचानक शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। मैडम बाय, आप निश्चिंत रहिए, मैं तो एक नॉर्मल सा कर्मचारी हूँ, भला अपने मालिक पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बाय मैडम ने सिर हिलाया। मुझे पता है तुम अच्छी लड़के हो। मैं और बाय मैडम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट की एक एक कॉपी ले ली। ठीक है, काफी देर हो गई है, अब मुझे भी जाना चाहिए। बाय मैडम ने ऊपर की ओर देखा, फिर एक लंबी सांस भरी। निंग बिंग ने बहुत समय से ठीक से खाना नहीं खाया है। ये बात सुनते ही मैंने उंगलियां चटकाई। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, 1 महीने बाद मैं आपको एक बहुत ज्यादा हेल्दी और गोल मटोल बेटी वापस करूंगा। मेरी बात सुनकर बाय मैडम सेटिस्फाई होकर चली गई। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उन्होंने आधी सैलरी पहले ही दे दी। 1 लाख पूरे खाते में आ चुके थे। मैं खुशी से झूम उठा और ढेर सारा खाना ऑर्डर कर लिया। खाना आने का इंतजार करते हुए कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब जाग कर खाना लिया तभी मुझे अचानक कुछ याद आया। ओ नहीं, मेरी बॉस तो अभी भी बंधी हुई है। मैं खाना उठाकर भागते हुए ऊपर दौड़ा। इस समय बाय निंगमिंग शायद मुझे मार डालना चाहती थी। बाय परिवार की बड़ी बेटी दोनों हाथ बंधे हुए मरी हुई झींगा मछली की तरह 1 घंटे से बिस्तर पर पड़ी थी। ये उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। मैंने उसका चेहरा देखा जो कोयले जैसा काला पड़ चुका था। मैं तुरंत उसके हाथ खोलने लगा। जैसे ही गांठ खुली उसने अचानक मेरा गाल पकड़ लिया। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई। मैंने बोही सिकोड़ ली। अच्छा तो तुमने मुझे मजबूर किया है। मैंने पैर उठाकर उसे दूर धक्का दे दिया। एक झटके में वो बिस्तर पर लुढ़क के नीचे गिर गई। आवाज इतनी तेज थी कि फर्श तक कांप उठा। तभी मुझे एहसास हुआ, अरे ये तो मेरी बॉस है। मैं घबरा कर उसकी ओर दौड़ा, लेकिन देखा कि उसने आंखें बंद कर ली थी। वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी। मैंने उसकी सांसों को जांचना शुरू किया। मेरा चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। गया काम से, सांस ही नहीं चल रही। मैं डर के मारे कांप उठा। दिमाग में फर्स्ट एड की सारी बातें घूमने लगी। मैंने उसे सीपीआर देने की सोची। मैं बिना सोचे उसके होठों पर झुक गया। सच कहूँ तो मेरा तरीका बेहद बेढंगा था। सीपीआर देने के अलावा मैं उसको लगातार किस करने लगा। तभी मरी हुई बनने का नाटक कर रही बाय निंगमिंग ने अचानक आंखें खोल ली। उसने गुस्से से मुझे धक्का दिया, लेकिन मेरी ताकत के सामने उसका बस नहीं चला। बड़ी मिस, मैं आपकी जान बचा रहा हूँ। मैं बहुत घबरा गया हूँ। मैं लगातार उसके होठ चूमता जा रहा था। बाय निंगमिंग केवल बेबस होकर देख सकती थी। उसका 27 साल से संभाला हुआ पहला किस यूं ही चला गया और मैं अभी भी सीपीआर देने में ही बिजी था। उसे मैं उसके होठों पर लगातार झुका जा रहा था। उसके होठ लगभग सूजने वाले थे, फिर भी मुझे पता नहीं चला कि वो जाग चुकी है। उसके सारे गुस्से भरे शब्द गले में ही अटक गए। आखिर उसने फिर आंखें बंद कर ली और दोबारा मरने का नाटक करने लगी। जो होना था हो ही गया। 1 सेकंड रुको, तुम जाग गई हो ना? मुझे देर से समझ आया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसका गाल थपथपाया। अरे उठो, अरे सुन रही हो? बाय निंगमिंग ने अचानक आंखें खोल दी और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नापसंदगी से कहा, तो तुम सचमुच जाग रही थी? फिर जवाब क्यों नहीं दिया? तुम जानबूझकर मेरा फायदा उठा रही थी क्या? बाय निंगमिंग ठंडी हंसी हंसी। फायदा तो तुमने उठाया है, वो भी मेरे पहले किस का। मैं शॉक रह गया, इतना कि शब्द नहीं निकले। क्या तुम्हारा पहला किस? बाय निंगमिंग बोली, इसलिए मुआवजे के तौर पर तुम्हें। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। मैंने तुरंत बात काट दी। इतनी बेकार चीज भी कोई मुआवजा होती है? मैंने होठ पोंछते हुए कहा, फिर उसे उठाया। व्हील चेयर पर बैठोगी या बिस्तर पर? मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे वापस भेज दो। 3 करोड़ दूंगी। मैंने कहा, नहीं चाहिए। मैं सालों से दुनिया में घूमकर लोगों की मदद करता आया हूँ। मैं पैसे के लिए अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलूंगा। बाय निंगमिंग ने बिना इमोशन के कहा, तुम्हारा परिवार तो गरीब हो चुका है। अरे बड़ी मिस, इतनी दिल दुखाने वाली बात मत कहो। मैंने उसे व्हील चेयर पर बैठाया, फिर खाना खोने लगा। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बाय परिवार में नौकरी के दौरान मेरे रहने, खाने और बाकी खर्चों की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। यहाँ तक कि फूड डिलीवरी के पैसे भी मुझे नहीं देने थे। इसीलिए मैंने दिल खोलकर ऑर्डर किया। हर तरह का स्नैक मंगवाया। सीख कबाब, पिज्जा, फ्राइड चिकन, खट्टे तीखे नूडल, मसालेदार हॉट पॉट, मिठाइयाँ, सब कुछ। मैंने ड्रिंक्स का पूरा पैक भी निकाल लिया। वो हंसते हंसते गुस्सा हो गई। तुम मेरी देखभाल करने आए हो या अपनी? मैंने भूख के मारे एक सॉसेज उठाया और जोर से काट लिया। उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। हम दोनों में फर्क ही क्या है? मैं तुम्हारा प्राइवेट बॉडीगार्ड हूँ और तुम मेरी प्राइवेट बॉस। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है 24 घंटे तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, तो टेंशन फ्री रहो। मैं सचमुच हर वक्त साथ रहूंगा। ये कहकर मैं नीचे चला गया। बाय निंगमिंग मेरी पीठ को देखती रही। उसके चेहरे पर जटिल भाव था। फिर उसने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, यांग जियान। एक परछाई से चमकी और यांग जियांग दरवाजे के बाहर आ गई। हाँ जी मिस। बाय निंगमिंग ने आंखें सिकोड़ ली। आज रात जब वो आदमी सो जाए तो मुझे वापस वहाँ पहुँचा देना और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे सेंड कर देना। यांग जियान ने अपना सिर खुजाया। वो झिझक रही थी। मुझे डर है कि मैडम डांटेंगी
जाएंगी। पहले तो आप खुद चली जाती थी, तो इस बार भी जैसे ही वो बात पूरी कर पाती उसके कान अचानक हिले, आपका बॉडीगार्ड वापस आ गया है। मैं चलती हूँ बड़ी मिस, और कॉन्ट्रैक्ट की बात रही तो वो मैं आपको भेज दूंगी। मैं खाने की टेबल उठा ले आया और तरह तरह की खिचड़ियाँ और कबाब बाय निंग मिंग के सामने सजा दिए। मिस बाय, आप पहले क्या खाना पसंद करेगी, मैं आपको क्या खिलाऊं? लेकिन उसने आंखें बंद कर ली और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, जैसे मर जाना मंजूर हो लेकिन झुकना नहीं। हालांकि कबाब की खुशबू से उसके मुंह में भी पानी आ रहा था। मैंने मनी मन सोचा, वाह जिद्दी ओपोनेंट मिल गई मुझे, लेकिन माफ करना मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ। मैंने कबाब का एक टुकड़ा खाया, फिर सीधे उसके चेहरे को पकड़कर अपनी ओर घुमा दिया, लेकिन उसने फिर चेहरा फेर लिया। मैंने फिर वापस घुमा दिया। इस तरह वो सिर घुमाती मैं वापस कर देता, वो फिर घुमाती मैं फिर वापस कर देता। इसके बाद मैंने 2 कबाब उठाए और खाते खाते उसके सामने बैठ गया। खुशबू सीधे उसकी नाक तक पहुंच रही थी और उसकी दबाई हुई भूख को लगातार उकसा रही थी। कई दौर तक ये चलता रहा। आखिरकार वो हार गई। उसके पेट से जोर की आवाज निकली। मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मुंह खोला, मैंने तुरंत दुबले मांस वाली खिचड़ी उठाई और एक बड़ा चम्मच उसके मुंह में ठूस दिया। बाय निंग मिंग उसे थूकना चाहती थी। मैंने चम्मच नीचे रखा और फुर्ती से उसकी थोड़ी पकड़ ली, सिर ऊपर उठाया और उसे निगलने पर मजबूर कर दिया। मेरी टेक्निक तेज, सटीक और बेरहम थी, जैसे किसी दुष्ट साधक की जबरन दवा खिलाने वाली चाल। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मैंने चम्मच उसकी ओर तान दिया और एक शब्द कहा तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। उसके होठों तक आए शब्द वहीं रुक गए। मैंने बाहें मोड़कर ठंडी हंसी हंसी, और सुनो, इसे थूकने की कोशिश मत करना, वरना मेरे पास बहुत तरीके हैं। बाय निंगमिंग ने नफरत से मेरी ओर देखा। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे परिवार को शहर में रहने नहीं दूंगी? ये सुनकर मैंने एक और चम्मच खिचड़ी उठाई और उसके मुंह में फिर डाल दी। वो तुरंत खांसने लगी। मैं हंस पड़ा। वो घबरा गई, उसकी हिम्मत टूट गई। फिर अचानक मेरा चेहरा सीरियस हो गया। मिस बाय, मेरे माता पिता के पास किराया देने तक के पैसे नहीं है, वे जगह जगह भटकते रहते हैं। मेरी बहन इतनी गरीब है कि वो सड़क पर सोती है, तो आप हमें कैसे निकालेंगी? उसके गुस्से भरे शब्द फिर गले में अटक गए। मैंने उसे आधा कटोरा खिचड़ी खिला दी, फिर चम्मच नीचे रखा। तुम इतनी आज्ञाकारी रही हो तो आधा मैं चुनूंगा, आधा तुम। ये सुनकर बाय निंगमिंग ने कहा, नहीं खाऊंगी। मैंने सिर हिलाया और तुरंत मसालेदार नूडल खोल दिए और उन्हें छोटे तले हुए ब्रेड स्टिक्स के साथ खाने लगा। वाह कितना डिलीशियस है। बाय निंगमिंग ने फिर नफरत से देखा। वो देखने से बचना चाहती थी, लेकिन वो कमबख्त खुशबू और खाने की आवाज लगातार उसे परेशान कर रही थी। आखिर वो हार गई। दांत पीसते हुए बोली और अपने सामने रखी खिचड़ी की ओर इशारा किया, क्या तुम अपने मालिक के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? वो सचमुच मुझसे शिकायत कर रही थी। खुद तो नूडल खा रहे हो और मुझे खिचड़ी खिला रहे हो। मैंने कंधे उचकाए, तो खुद चुन लो। वो चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने सचमुच समझौता कर लिया। बोहे सिकोड़कर बोली, मुझे थोड़ा मीट चाहिए और वो तली हुई ब्रेड स्टिक और तुम्हारा वो पैनकेक। मैंने उसकी आधी बची हुई खिचड़ी हटा दी, कुछ मीट निकाला और उसके सामने 2 छोटे ब्रेड स्टिक भी रख दिए, फिर बड़े आदर से उसके सामने बढ़ाया। मिस बाई, ये रहा आपकी सेवा में, क्या मैं आपको ये खिला सकता हूँ? बाय निंगमिंग ने शर्त रखी, मैं खाना खा लूंगी, लेकिन बाद में मुझे उस काले कमरे में वापस ले जाना होगा। मैं हैरान हुआ। बस थोड़ी देर के लिए? उसने सिर हिलाया। हाँ, आधा घंटा। वो पहले ही यांग जियान को दरवाजा ठीक करने भेज चुकी थी। जैसे ही वो अंदर जाएगी, उसे पूरा विश्वास था कि मैं उसे फिर वहाँ से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। मैंने बोहें चढ़ाई। एक थोड़ा बदतमीज सवाल पूछूं? बाय निंगमिंग, मत पूछो। मैंने आज मिस्टर बाय को नहीं देखा। इतना बड़ा हंगामा हुआ है, फिर भी वो सबके सामने नहीं आए। तो क्या सच में अंदर तुम्हारे पिताजी रहते हैं? तुम उस ब्लैक रूम में इतना जाना क्यों चाहती हो? ये सुनते ही बाय निंगमिंग का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। वो फिर चुप हो गई। ठीक है, बाद में तुम्हें वहाँ घुमा लाऊंगा, अब खाओ। तब जाकर उसने आखिरकार चॉपस्टिक उठाई और 3 महीने बाद पहली बार उसने अपनी मर्जी से खाना खाया। मैंने तुरंत उसकी फोटो खींचकर भेज दी। तुम क्या कर रहे हो? तभी फोन बजा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैडम बाय की इमोशनल आवाज आई। वो लगभग रोने ही वाली थी। अगले ही पल मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत पैसे अपने माता पिता को भेजे और वॉइस मैसेज भेजा, माँ पापा मैंने पैसे कमा लिए, अब आपको पुल के नीचे सोने की कोई जरूरत नहीं है। बाय निंगमिंग शौक रह गई। मैं सोफे पर पैर फैलाकर लेट गया और आराम से आह भरी। खाना खत्म होने के बाद एक डिलीवरी की रसीद उसकी गोद में गिर गई। उसने यूं ही नजर डाली और देखा, मिर्च नहीं डालना, तेल मसाला नहीं, घर में पेट के रोगी हैं। तभी उसे एहसास हुआ जो खाना मैंने उसे दिया था उसकी पैकिंग अलग थी। उसने अपनी सुन्न टांगों की ओर देखा और हल्की हंसी हंसी, क्या ये मुझ पर तरस खा रहा है? उसी समय मैं नहाकर वापस आया। कंधे पर तौलिया था और उससे बाल सुखा रहा था। वो तुरंत बोली, अब तो मुझे वापस ले जाओ उस पुराने कमरे में। मैं तुरंत अनजान बन गया। कहाँ? क्या जो तुम कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका चेहरा बदल गया। तुमने वादा किया था। मैंने दोनों हाथ फैला दिए। नहीं तो चलो, काफी देर हो गई है, अब सो जाओ। उसने मेरी बात में आया ठहराव पकड़ लिया। क्या तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं अपाहिज हूँ, है ना? मैंने जम्हाई ली। अब सो जाओ यार। उसकी डांटने वाली बातें गले में ही अटक गई। उसे मुझे कोसने का बहाना मिला भी और शायद नहीं भी मिला। मैंने बिना कुछ कहे उसे बिस्तर पे लिटाया और कंबल उड़ा दिया, फिर लाइट बंद कर दी। अगले ही पल मैं उछलकर बिस्तर की दूसरी तरफ जा पहुंचा, कंबल खींचकर खुद भी ओढ़ लिया। बाय निंगमिंग पूरी तरह हैरान रह गई। तुम मेरे बिस्तर पर कैसे सो सकते हो? मैं नींद से बेहाल था। मिस बाय, 24 घंटे का निजी बॉडीगार्ड किसे कहते हैं? चली जाइए, अब सो जाइए। उसका सब्र टूट गया। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं तुरंत चिढ़ गया। अरे अब सोने भी दोगी या नहीं? वो गुस्से दबाते हुए बोली, नीचे उतर जाओ मेरे बिस्तर से, ये मेरा बिस्तर है। मैं तुम्हारे
तुम्हारी मालिक हूँ। मैंने उसे घूरा, कितनी परेशान करती हो। ठीक है, मैं सोफे पर जाके सो रहा हूँ। बड़बड़ाते हुए मैं ड्रेसिंग रूम गया, एक कंबल उठाया और सोफे पर जा गिरा। लेटते ही सो गया। इतना बड़ा बिस्तर है, थोड़ी जगह मुझे दे देती तो क्या हो जाता। कंजूस कहीं की। अंधेरे में बाय निंगमिंग ने तकिए के नीचे छिपा फोन निकाला। वो यांग जियान द्वारा ली गई कॉन्ट्रैक्ट की तस्वीर को घूरने लगी। उसकी नजर उस शर्ट पर टिक गई जिसमें लिखा था कि हर बार ब्लैक रूम में जाने पर 10,000 रुपए कटेंगे। वो ठंडी हंसी हंसी, पैसे का लालची आदमी। अगले 1 घंटे बाद जब मैं गहरी नींद में था, उसने यांग जियान को एक मैसेज भेजा और खुद को वहाँ से ले जाने को कहा। तभी मैं नींद से जागा, आंखें मलते हुए खाली बिस्तर देखा। मैं तुरंत उछल पड़ा। अरे अरे अरे, धत तेरे की मेरे 10,000। मैं इतना घबरा गया कि दरवाजे से निकलने का भी समय नहीं लिया, सीधे दूसरी मंजिल से कूद पड़ा। शॉर्टकट लेकर तेजी से भागा। बाय निंगमिंग रुको। उधर ब्लैक रूम के दरवाजे तक पहुंच चुकी बाय निंगमिंग का चेहरा सख्त था। जल्दी मुझे अंदर ले चलो। उसी समय मैंने एक पत्थर फेंका जो लगभग यांग जियांग को ही उड़ा देता। यांग जियांग का चेहरा बदल गया। उसने व्हीलचेयर छोड़ दी। मिस, आप पहले अंदर जाइए, मैं इस शैतान को रोकती हूँ। लेकिन मेरी रफ्तार बहुत तेज थी। मैंने उड़ती हुई किक मारी। वार इतना तेज और खतरनाक था कि यांग जियान लगातार बचती रही। बाय निंगमिंग ने व्हीलचेयर का बटन दबाया और खुद अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी मैंने घूमकर एक सटीक फ्लाइंग किक मारी सीधे व्हीलचेयर पर। व्हीलचेयर तुरंत घूम गई और दरवाजे से उल्टी दिशा में निकल गई। मिस मिस, यांग जियान उसके पीछे भागी, लेकिन मैं झुककर पत्थर उठा चुका था। ये पत्थर सीधे उसके पिछवाड़े पे लगा। यांग जियान दर्द से मुड़ी। तुम नियमों से नहीं लड़ते, ऊपर से बदतमीजी भी करते हो। मैंने व्हीलचेयर पकड़ ली, उसके पास से गुजरते हुए हंसा। मेरी मालकिन को चुरा रही थी और मुझे नियम सिखा रही हो? हाँ, जिंदा छोड़ दिया यही बहुत है। मिस को वापस करो। मैंने अपनी बोहे उठाई। नहीं करूंगा। क्या वो कोई सामान है जो कहो और लौटा दूं? यांग जियान तुरंत बोली। मिस कोई सामान नहीं है। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बाय निंगमिंग ने बेबसी से आंखें बंद कर ली क्योंकि उसके पास कोई उपाय नहीं था। मैंने उसके गाल थपथपाए। तुम बहुत शरारती हो। मैं पहले ही इतना गरीब हूँ, फिर भी मेरे 10,000 कटवाना चाहती हो? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इतना कह के मैं उसे फिर उस कमरे के सामने ले गया। कुछ कदम पीछे हटकर दौड़ा और एक जोरदार फ्लाइंग किक मारी। धड़ाम। यांग जियान ने जो दरवाजा अभी अभी ठीक कराया था वो फिर टूट गया। ये देखकर यांग जियान का मुंह खुला रह गया। वो धीरे से बाय निंगमिंग से बोली, मिस, आप इस आदमी को आखिर कहाँ से लेकर आई हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा सकती हूँ। अगली बार आपको यहाँ लाने का काम किसी और को दे दीजिएगा। कल मुझे मैडम से डांट खानी पड़ेगी। अब मैंने बाय निंगमिंग की व्हीलचेयर पकड़ ली और बोला, देखा, तुम दरवाजा लगाओगी, मैं तोड़ दूंगा। और मेरे 10,000 काटने चली थी। इंसानों के बीच भरोसे नाम की भी चीज होती है। चलो वापिस जाकर सो। इस बार मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ही बिस्तर पे सो के तुम्हारी निगरानी करूंगा। बाय निंगमिंग जो मरे हुए इंसान जैसी हालत में रहती थी, जबरदस्ती फिर से जी उठी। बॉडीगार्ड। जी मिस बाय। वो दांत पीसते हुए बोली, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरी माँ तुम्हें जितना देती है मैं उसका 10 गुना दूंगी। मैं चौंक गया। क्या तुम वापस जाना चाहती हो और कह रही हो कि तुम्हारी माँ कम पैसे देती है और तुम मुझे 10 गुना दोगी? वो गुस्से से कांप उठी। यांग जियान, इसे बाहर फेंको। मैंने उससे कहा, मुझे बाहर फेंकना है? ठीक है मिस। अगले ही पल वो बिजली की गति से गायब हो गई। मैंने सेटिस्फेक्शन के साथ सिर हिलाया। मैंने कहा था ना, गलत सुनने की बीमारी फैलती है। बाय निंगमिंग के पास अब कोई आंसर नहीं बचा था, लेकिन तभी एक सार्केस्टिक आवाज सुनाई दी। यहाँ कौन है? बाई परिवार में चोरी करने की हिम्मत, पकड़ लो इसे। तुरंत बाद कई काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड बिजली के डंडे लिए हुए सीधे बाय निंगमिंग की ओर दौड़ पड़े। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डंडा अभी अभी अंधेरे कमरे से निकले कमजोर हालत वाले बाय निंगमिंग को लग जाते तो परिणाम बेहद गंभीर होते। मैं तुरंत भड़क उठा और एक जोरदार दहाड़ लगाई। दफा हो जाओ। अगले ही पल मैं झटके से बाय निंगमिंग के सामने आ खड़ा हुआ। एक साइड किक मारकर सीधे दौड़कर आ रहे बॉडीगार्ड को उड़ा दिया। बाकी 2 लोगों ने ये देखा तो तुरंत दोनों तरफ से घेर कर हमला करने की कोशिश की। मेरे पास रोकने का समय नहीं था। मैंने हाथ उठाया और 2 छिपे हुए हथियार फेंके। वो बिल्कुल सटीक जाकर उनके कलाई पर लगे। अब मैं पूरी तरह गुस्से में था। कोई भी ऐरा गहरा मेरे से बाय निंगमिंग को छीनने चला आ जाता है। अगली बार तुम लोगों ने इसे छूने की हिम्मत की तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। रात को सोने नहीं, चोर पकड़ने निकलते हो। हमारे बाप को पकड़ू, तुम्हें पकड़ू, तुम्हारे माँ, भाई, दादा और पूरे खानदान की 18 पीढ़ियां भी पकड़ लूं। उसने सिर से पैर तक बाय निंगमिंग को देखा। आखिर में उसकी नजर बाय निंगमिंग की खराब टांगों पर पड़ गई। उसके होठों पर सार्केज्म में भरी मुस्कान आ गई। उसे ऐसा करता देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैं सीधा आगे बढ़ा और 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। अचानक मुझे पिटवाने वाली बाय चांची तुरंत मेरी तरफ देखने लगी। तुम हो कौन? मैंने अपना हाथ खोला। देखो, मच्छर है। उसे लगा मैं जानबूझकर उससे बदला ले रहा हूँ। वो अचानक मेरे पास आकर मुझे देखने लगी। एक और ज्यादा तेज थप्पड़ पड़ा। इस थप्पड़ ने बाय चांची को चकरा दिया। उसने अपना चेहरा पकड़ा और गुस्से से चिल्लाई, मरना चाहते हो क्या? मैंने शांति से अपनी हथेलियां फैलाई। उसमें सचमुच एक बहुत बड़ा मच्छर था। देखा, सच में मच्छर था ये। अगर तुम्हें काट लेता ना तो तुम मर जाती। वो बोहें सिकोड़कर बोली। तो फिर तुमने मुझे 2 बार क्यों मारा? मैंने तुरंत जवाब दिया, इतना बड़ा मच्छर क्या एक बार में मर जाता? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक थप्पड़ खाना या एक बार मरना, तुम क्या चुनोगी? वो सचमुच मेरी बातों में आ गई। सही बात है। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाया। पैसे दो। बाय चांची शौक रह गई। किस बात के पैसे? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा,
तुम्हारे जान बचाने के पैसे, जान बचाने का एहसान चुकाना चाहिए, मुझे तुम्हारा जीवन भर का साथ नहीं चाहिए। एक काम करो, कैश दे दो, वो भी 10,000। तुम तो डकैती कर रहे हो, वो चिल्लाई। मैंने उसे घृणा से देखा। इतने अच्छे कपड़े पहनकर घूम रही हो, 10,000 भी नहीं निकाल सकती क्या? ये सुनते ही बाई चांची भड़क उठी। मैं बाई परिवार की मुखिया हूँ और हाँ, मेरे पास पैसे हैं, लो 20,000। मैंने पैसे मिलते ही खुशी से उससे हाथ मिला लिया। मैं आपके सहयोग को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तब जाकर उसे एहसास हुआ, उसका चेहरा बदल गया। तुम मेरे किस सहयोग को अप्रिशिएट कर रहे हो? मेरे लोगों को घायल करने का हिसाब। मैं वापस बाय निंगमिंग के पास आ गया, मुस्कुराते हुए बोला, माफ कीजिए, ये मेरा काम था। तुम्हारे लोग मेरे मालिक को मारने जा रहे थे, क्या मैं उन्हें मारने देता? बाय चांची तुरंत तिरस्कार से बाय निंगमिंग की ओर देखी। इसमें मेरी क्या गलती? बड़ी बहन 3 महीने तक अंधेरे कमरे में रही, मुझे लगा वो पहले ही बेकार हो चुकी होगी। उसका लहजा और बात करने का ढंग और घमंडी हो गया। बाय निंगमिंग अभी शांत दिख रही थी। बस इतनी ही चालें हैं तुम्हारे पास? बाय चांची और बढ़ गई। उसने हाथ बढ़ाकर बाय निंगमिंग की टांग दबाई। सच में कोई एहसास नहीं, कोई हैरानी नहीं कि दादा ने सक्सेसर की जगह मुझे दी। बाई परिवार का सक्सेसर लंगड़ा कैसे हो सकता है? वो सर हिलाकर हंसी। दीदी, सिर्फ टांगे ही नहीं गई होंगी, है ना? शायद औरत होने की क्षमता भी खत्म हो गई होगी। तुम तो अब एक बेकार औरत जैसी हो गई हो। बाय निंगमिंग की मुट्ठियां कस गई। उसने नजरें झुका ली। अब मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने कहा, बकवास बंद करो। कौन कहता है कि वो नहीं कर सकती? सिर्फ एक कार एक्सीडेंट हुई थी। हमारी बड़ी मिस बाय पूरी तरह शानदार है, कमाल की। बाय चांची हंस पड़ी। एक बॉडीगार्ड भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है? मैंने भौहें उठाई। माफ करना, मैं 24 घंटे का प्राइवेट बॉडीगार्ड हूँ। जानती हो प्राइवेट का मतलब होता क्या है? इतना कहते ही मैंने नीचे झुककर बाय निंगमिंग की ओर देखा और अचानक उसे चूम लिया। बाय चांची ये देखकर शॉक रह गई, यहाँ तक कि बाय निंगमिंग भी शॉक रह गई। मैंने नजरें उठाई और गर्व से बाय चांची को देखा। देखा, मेरे मालिक हैं, पूरी तरह प्राइवेट। ये सक्षम है या नहीं, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। बिना वजह अफवाह मत फैलाओ। बोल तो ऐसी रही हो जैसे खुद बहुत सक्षम हो। हमारा चेहरा देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। डांटने के बाद मैंने व्हीलचेयर घुमाई और बाय निंगमिंग को लेके चल पड़ा, पीछे हैरान लोगों का झुंड छोड़ते हुए। फिर मैं उसे एक पेड़ के पीछे ले गया। व्हीलचेयर के पास बैठकर गंभीरता से पूछा, तुम्हारे दादा और बाय चांची का कोई खास रिश्ता है क्या? उसका जितना दिमाग है वो परिवार का मुखिया कैसे बन सकती है? लेकिन बाय निंगमिंग ने सर झुका लिया। उसने अपनी टांगों की ओर देखा। वो हंसते हुए बोली, कम से कम वो एक हेल्दी इंसान है जिसके पैर और हाथ सलामत हैं। मैंने बोहे चढ़ाई और उसके गाल में उंगली चुभोते हुए कहा, किसने कहा? उसका दिमाग तो ठीक नहीं है, वो भी तो एक तरह से विकलांगी हुआ। उसने झटके से मेरा हाथ झटक दिया। अचानक मेरे कान फड़के। बाय चांची बड़बड़ाती हुई उधर ही चली आ रही थी। बेवकूफ बाय निंगमिंग, एक लंगड़ी भी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करती है? शर्मनाक औरत। कंपनी देर सवेर मेरी ही होगी, लेकिन उस लंगड़ी की किस्मत तो अच्छी है, उसके पास जो छोटा बॉडीगार्ड है उसे किसी दिन अपने नीचे दबाकर मजे लूंगी। ये सुनकर मैं बिजली की तरफ बाहर निकल पड़ा। बाय चांची ने अभी आवाज सुनकर सिर घुमाया ही था कि चटाक। उसे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या और मैं उसे गर्दन पर वार करके जमीन पर बेहोश कर चुका था। उसे जमीन पर पड़ा देखकर मैं हंस पड़ा। फिर उसे घुटने पर एक जोरदार लात मारी। एक दर्दनाक चीख पूरे बाय मैंशन में गूंज उठी। मैं तुरंत बाय निंगमिंग की व्हीलचेयर धकेलकर वहां से निकल गया। अगर अगली बार वो तुम्हें लंगड़ी कहे तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। लेकिन बाय निंगमिंग ने मेरी बात सुनकर मुंह फेर लिया। तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं मानूंगी। ये बिल्कुल मत समझना कि तुमने बाय चांची को सबक सिखाया है। ऐसा करने पे मैं तुम्हारी आभारी हो जाऊंगी। मैंने जमाई ली, उसे बिस्तर पर बैठाया और रजाई उड़ा दी। तुम ज्यादा सोच रही हो मिस बाय। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बदला लेने गया था? अगर काम ठीक से नहीं हुआ और मैडम बाय ने मुझे निकाल दिया तो क्या मेरे माँ बाप फिर से पुल के नीचे सोएंगे और मेरी बहन सड़क पर? मैं अपना कंबल लेके बिस्तर पर चढ़ गया। बाय निंगमिंग ने दांत पीछे, नीचे उतरो, मुझे किसी और के साथ एक ही बिस्तर पे सोने की आदत नहीं है। मैंने करवट बदल ली। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं बहुत नींद में था और आधी खुली आंख से उसे देख रहा था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे से, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये कहकर और गुड नाइट बोलने के बाद मैं सो गया और पीछे पूरी तरह से उलझी हुई बाय निंगमिंग रह गई। मेरे कानों में उसके गुस्से भरी आवाज पड़ी, मुंह लांग हुओ, उठो और साफ साफ समझाओ। उसकी बातें मैं सुन ही नहीं रहा था क्योंकि मैं उस समय तक गहरी नींद में सो गया था। बाय निंगमिंग काफी देर तक झुलझुलाती रही। जब देखा कि मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा तो चुप हो गई। फिर उसने बेड साइड लैम्प जला दी। हल्की रोशनी में वो मुझे चुपचाप देखती रही। उसने आंखें बंद की और दुर्घटना के बाद की सारी बातें याद आने लगी। दादा की निराश नजरें, उससे छीन लिया गया उत्तराधिकारी का पद और सबसे भरोसेमंद लोगों का विश्वासघात। उसे लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तभी नींद में मेरा एक हाथ अनजाने में उसके ऊपर आ गया और फिर एक पैर भी उसकी तरफ खिसक गया। बाय निंगमिंग एकदम अकड़ गई। वो घबराकर कुछ कहने ही वाली थी कि मैं पूरा का पूरा उसी पर लुढ़क गया और उसे कस के पकड़ लिया। हम दोनों बहुत करीब आ गए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दांत भींचते हुए उसने मेरा नाम लिया, लेकिन मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आखिरकार उसने जोर से कहा, बॉडीगार्ड मूव। ये सुनते ही मैं झटके से जाग गया और आंखें खोलकर बैठ गया। हाँ जी क्या हुआ? उसने बोला, मेरे ऊपर से हटो।
बैठो। मैं शौक रह गया, देखा कि वो सचमुच मेरे बाहों में थी। मेरा दिमाग कुछ पल के लिए बंद हो गया। फिर मैंने तुरंत बहाना बनाने वाला मोड चालू कर दिया। मिस बाय, ये एक्स्ट्रा सर्विस है, इसके अलग पैसे लगेंगे। प्राइवेट बॉडीगार्ड होना अलग बात है और ये बात भी काफी अलग है, इसके रेट भी अलग है। वो ठंडी हंसी हंसी। हम दोनों में किसने किसे पकड़ रखा है? मैं तुरंत चुप हो गया। आगे बोली, मैं एक लंगड़ी हूँ। मैंने बेपरवाही से कहा। तो क्या हुआ? दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल घुमा लाऊंगा। जिनके हाथ पैर कटे हैं, जिनका चेहरा बिगड़ गया है, जिनकी आंखें चली गई है, उन सबको देखकर तुम्हें समझ आएगा कि लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वो बोल उठी, चुप रहो। मैंने तुरंत बोला, कृपया मुझे बॉडीगार्ड मुंह कहिए। आज रात आपने मुझे कई बार मेरे पूरे नाम से बुलाया है। अगर ये बात फैल गई तो मैं शादी कैसे करूंगा? इस बात पर बाय निंगिंग हंसी। तुमसे शादी कौन करना चाहेगा? तुम्हारे साथ जो रहेगी तुम उसके साथ घरेलू हिंसा करोगे और तुम्हें उम्र कैद की सजा हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसकी जुबान किसी जहर से कम नहीं थी। आखिरकार वही पहले नरम पड़ी। बॉडीगार्ड मुंह। उसने मेरी तरफ देखते हुए एक एक शब्द पे जोर दिया। मैं लंगड़ी हूँ, मैं चल नहीं सकती। मैं तुम्हें वहाँ से खींचकर अपनी मर्जी से तुम्हारी बाहों में नहीं आ सकती। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा था, इसलिए अब मैंने माफी मांग ली। लेकिन उसने कहा, पैसे कटेंगे। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। क्या पैसे कटेंगे? कितने कटेंगे? आखिर मैं गलती भी नहीं कर सकता क्या थोड़ी बहुत? मैंने बस थोड़ा सा हाथ लगाया है, आपके कपड़े नहीं उतारे हैं। और वैसे भी मैं आपका 24 घंटे वाला प्राइवेट बॉडीगार्ड हूँ, इतना तो फिजिकल कांटेक्ट चलता ही है। लेकिन बाय निंगनिंग मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। उसने तुरंत याद दिलाया, अभी कुछ देर पहले तुम इस बात पर मुझसे पैसे मांग रहे थे। या तो पैसे कटवाओ या अभी चलकर मेरी माँ के सामने सारी बातें कहो। और मेरे पास सच में कोई आंसर नहीं बचा था। ठीक है, पेमेंट QR कोड दिखाओ। मैंने मोबाइल निकाला। तो कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं? उसने बहुत शांति से कहा, 10,000। मैं ये बात सुन के उछल पड़ा। अरे यार, मैंने इतनी मेहनत की, बाय चांची के 20,000 कमाए और अब उसका आधा हिस्सा तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन उसने तुरंत अपना पेमेंट QR कोड निकाल लिया। कोई मोल भाव नहीं होगा, गलती की है तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तुम लोगों की इस लाइन में कौन भला कस्टमर से प्यार कर बैठता है? इस चीज को एक सबक समझ लो। मैंने दर्द भरे दिल से पैसे ट्रांसफर कर दिए, फिर उसे घूर कर देखा, कंबल उठाया और चला गया। तुमसे तो मैं कभी घंटा प्यार ना करूं। मैंने कंबल सोफे पर फेंका और उसमें घुस गया। एक बार बस छूने की कीमत, वो भी 10,000, बहुत महंगा सौदा है। पैसे कटवाने से बेहतर है कि मैं तुमसे दूर सोफे पर सो जाऊं। अब जैसे ही मेरी आंख लगने वाली थी, बाय निंगिंग ने फिर आवाज लगाई, बॉडीगार्ड मुंह, मुझे पानी पीना है। मैंने ऐसे नाटक किया कि मुझे सुनाई ही ना दिया हो। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। मैंने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने मोबाइल उठाया और वॉइस कॉल लगा दी। माँ, आपका रखा हुआ बॉडीगार्ड ठीक से अपना काम नहीं कर रहा। मैं तुरंत उछल पड़ा, धत्तेरेगी, तुम कितनी चालाक हो? तुम मेरी सैलरी फिर से कटवाने की सोच रही हो? मैं फौरन बिस्तर पर कूदकर फोन छीनने गया, लेकिन बिस्तर बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं सीधा उसके सिर पे जा गिरा। इतने सटीक तरीके से मेरे हाथ जो है उसकी गलत जगह पे पड़ गए। मैं घबरा कर हाथ पैर मारता हुआ उठा और शर्मिंदा होकर वापस सोफे पर भाग गया। कटवा लो पैसे, जो करना है करो, ज्यादा बाई चांची से कमाए हुए पैसे ही तो कटेंगे मेरे। अचानक पूरा कमरा अजीब सी खामोशी में डूब गया। बड़ी मिस बाई ने भी अब तंग करना बंद कर दिया और मैं भी इधर उधर उछलना कूदना बंद कर चुका था। दोनों ने अपनी अपनी आग दबा ली। अपनी नींद सो, मैं अपनी। हम दोनों बड़ी शांति से रहे। अगली सुबह बाई निंगिंग की आंखें खुली। वो कुछ पल के लिए चौंक गई। टांगे खराब होने के बाद से वो कभी भी इतनी चैन की नींद नहीं सोई थी। उसने अचानक पुकारा, मुंह लांग वो, लेकिन आधे में ही रुक गई और सुधर कर बोली, बॉडीगार्ड मुंह, मुझे प्यास लगी है, जाकर मेरे लिए अंडा तल दो। लेकिन उसके क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं आया। उसने मुड़कर देखा, मैं तो कब का गायब हो चुका था। उसने यांग जियान को मैसेज भेजा, मुझे उस ब्लैक रूम में ले चलो, जब तक शैतान यहाँ नहीं है। यांग जियान दबे पांव अंदर आई। मैम, आप फिर से वहाँ जाएंगी? बाय निंगिंग थोड़ी सी हंस पड़ी। अंदर जाकर फोटो लेना, फिर मेरी माँ को भेजना और कहना है कि बॉडीगार्ड मुंह की सैलरी काटी जाए। यांग जियान को अचानक समझ आया, मिस, आप तो बहुत चालाक निकली, सिर्फ उसकी सैलरी कटवाने के लिए वहाँ जा रही हैं। बाय निंगिंग फिर से अपने ठंडे स्वभाव में लौट आई। उसकी 1 महीने की पूरी सैलरी कटने तक ऐसा होगा? यांग जियान उसे धकेलते हुए ब्लैक रूम की ओर ले गई। रास्ते में बोली, मिस, क्यों ना मैं आपको अंदर ले जाऊं, फिर बाहर निकालूं, फिर दोबारा अंदर ले जाऊं। ऐसे ही करके कुछ ही देर में उसके पूरे 2 लाख कट जाएंगे। बाय निंगिंग सचमुच हंस पड़ी। अच्छा ख्याल है। यांग जियान हैरान रह गई। मैम, कितने दिनों बाद मैंने आपको हंसते हुए देखा। उसी समय एक सार्केज्म भरी आवाज सुनाई दी, एक बार अंदर बाहर जाने पर 10,000 काटना तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों 20 बार अंदर बाहर करके मेरी पूरी सैलरी उड़ाने का प्लान बना रही हो। सारी चालाकी तो तुम लोगों ने ही सीख रखी है। दोनों ने एक साथ सिर उठाया। मैं आंगन में खड़ा था और मेरे पीछे एक खुदाई मशीन पड़ी थी। बाय निंगिंग चौंक गई, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मुंह में ब्रेड दबाए हुए था और खुदाई मशीन चला रहा था। साइड की महिला सुपरवाइजर मुझे निर्देश दे रही थी, थोड़ा और, हाँ बस। ये सीन देखकर बाय निंगिंग की आंखें फटी रह गई। मैंने ब्रेड का आखिरी टुकड़ा निकला और उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे पता था तुम सीधी नहीं हो, इसलिए सुबह सुबह खुदाई मशीन लेकर यहाँ इंतजार कर रहा था।
मिस बाय जरा ध्यान से देखिए। इतना कहकर मैंने लिवर आगे धकेला और पेडल दबाया। खुदाई मशीन का बड़ा पंजा जोर से नीचे गिरा। जिस ब्लैक रूम में वो 3 महीने से रही थी, मैंने उसे सीधे तोड़ फोड़ दिया। मैं खुदाई मशीन चलाने में माहिर था। कुछ ही देर में वो पूरा कमरा एक समान हो गया। उस दिन हवा तेज चल रही थी, मेरे बिखरे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे, धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी माँ सही कहती थी, मैं सचमुच एक जीवन से भरा पूरा छोटा शेर था। मेरे कारनामों को देखकर यांग जियान पूरी तरह शॉक रह गया काम से। अब तो दरवाजा क्या दीवार तक नहीं बची। मैं खुदाई मशीन से कूदकर नीचे उतरा, ठेकेदार को 600 रुपए दिए, फिर एक फोटो खींची और मैडम बाई को भेज दी। मैडम कुल खर्चा टोटल 600 रुपए हुआ है, मुझको अकाउंट में भेज देना। बाई निंगविंग ने बोहे सिकोड़ ली, चेहरे पर नफरत साफ थी। ये 600 रुपए भी मेरी माँ से मांग रहा है। मैं तुरंत जवाब दिया, तो और क्या, तुम्हारी माँ से नहीं मांगूंगा तो क्या अपनी माँ से मांगूंगा। तुम दोनों मेरी सैलरी काटने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हो, क्या पैसे कमाना इतना आसान लगता है तुम्हें। मैंने यांग जियान को पूरा घूरा, तुम तो रुको, फुर्सत मिली तो तुझे ऐसा पीटूंगा याद रखेगी। यांग जियान भी पीछे हटने वाली नहीं थी। हिम्मत है तो अभी मारो। मैंने उसे किनारे धकेल दिया। मेरे पास और भी जरूरी काम है। मैंने बैग से एक नोटबुक निकाली। आज कैल्शियम सप्लीमेंट का समय है। मिस बाई चलो आपको धूप में घुमाने ले चलूं। बाई निंगविंग ने बोहे सिकोड़ दी। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। मैं तुरंत बैग से एक बन निकाला, रैपर फाड़ा और उसके मुंह की ओर बढ़ा दिया। अभी इससे काम चला लो, खाना रास्ते में है, धूप सेकने के बाद गेट से ले लेंगे। जैसे ही उसने गेट शब्द सुना, वो तुरंत बेचैन हो गई। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहती। मैंने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया। क्या तुम्हें फॉरेनर्स पसंद है? चलो गेट तक चलते हैं, देखते हैं कि क्या तुमसे कोई फॉरेनर मिलने आया है या नहीं। बाय निंगविंग गुस्से से आग बुबूला हो गई। रुको, मैं बहरा बनने का नाटक करता हूँ, बहुत धीमे हो। ठीक है भाई, ये लो। चलने लात मार के उसकी व्हील चेयर को आगे धकेल दिया। व्हील चेयर तेजी से आगे भागी, उसका चेहरा डर से उतर गया। तब मैं पीछे से दौड़ता हुआ आया और एन मौके पर उसका व्हील चेयर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरा हाथ बहुत साफ है, गारंटी देता हूँ तुम्हें खरोच तक नहीं आएगी। चलो फिर से। मैंने फिर से उसे लात मार के आगे बढ़ा दिया, फिर दौड़कर पकड़ा और वापस लाया और फिर से धकेल दिया। मुझे इसमें बड़ा मजा आ रहा था। यांग जियान पीछे खड़ी भौचक्का होकर देख रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैडम बॉडीगार्ड मुंह के लिए कोई खिलौना है। मैं उसे व्हीलचेयर पे घुमाते हुए बाई खानदान की पुरानी हवेली में ले गया और बिना किसी हिचकिचाहट के तानेबाजी करने लगा। पहले तुम ईस्ट कोर्टयार्ड में रहती थी, लेकिन अब तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया है ताकि बाई चांची वहाँ रह सके। अगर ये पुराना जमाना होता तो तुम वही अपाहिज और बेसहारा बड़ी बेटी होती जिसका सब कुछ छिन चुका है। मेरी बात सुनकर बाय निंगविंग का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। मुझे अभी अभी डिलीवरी का खाना मिला था। मैं उसे वापस खाना खिलाने ले जाने ही वाला था कि तभी एक गंभीर दिखने वाला बुजुर्ग अंकल कुछ महिला बॉडीगार्ड्स के साथ हमारे सामने हमारा रास्ता रोक के खड़ा हो गया। जैसे ही निंगविंग ने उस आदमी को देखा, उसकी बोहें तन गई। उस बूढ़े आदमी के कुछ बोलने से पहले ही उसने सीधा कहा, मैं दादाजी से नहीं मिलूंगी। लेकिन अंकल ही वो मुस्कुराया। मैडम बाय, बड़े साहब का हुक्म टालना आपके बस में नहीं है। मुझसे वहीं पर बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सीधा बहस शुरू कर दी। मिस बाय एक इंसान है और उन्हें अपने फैसले लेने का हक है। बूढ़ा आदमी है तो क्या हुआ, ज्यादा जी लिया है तो क्या सटिया गया है क्या। हीबो ने ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम बॉडीगार्ड मुंह हो, है ना। उसकी बात सुनकर मैं हंसा। हाँ मैं ही हूँ, तुम्हारा बाप, यंग मास्टर। हीबो ने मुझे धमकी देना जारी रखा। अभी कुछ बातें पूछने के बाद तुम्हें तुरंत बाई परिवार से धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। मैंने अपने हाथ फैलाए। तुम्हारे कहने से क्या मैं निकल जाऊंगा? मानो या न मानो, मैं यहीं जमीन पर लेट जाऊंगा और तुम्हें ब्लैकमेल करके कंगाल कर दूंगा। बड़ी मुश्किल से मुझे महीने के 2 लाख रुपए वाली नौकरी मिली है, जहाँ खाना रहना फ्री है, बॉस के साथ मजे भी करने को मिलते हैं। जान दे दूंगा पर यहाँ से नहीं जाऊंगा। हीबो ने मुझे इग्नोर किया और बाय निंगविंग की तरफ मुड़कर कहा, बड़ी मैडम, 3 महीने की समय सीमा पूरी हो चुकी है। बड़े साहब ने कहा है कि अब आपको परिवार की मुखिया की अंगूठी सौंप देनी चाहिए। मैंने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, कैसी अंगूठी? एंगेजमेंट की अंगूठी? क्या वो अंगूठी मेरे लिए है? हीबो को आखिरकार गुस्सा आ गया। उसने कहा, बदतमीज, यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? मुझे आपकी बड़ी मैडम पसंद आ गई है और तुमने अभी अभी कहा तो था कि तुम मुझे सगाई की अंगूठी दे रहे हो। हीबो पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। शायद उसे लग रहा था कि मैं कोई मंदबुद्धि हूँ। वो फिर से बाय निंगविंग की तरफ मुड़ा। बड़ी मैडम, दूसरे साहब और बाकी सब आ चुके हैं, इस मामले का आज ही फैसला होना चाहिए। उसकी आंखें ठंडी हो गई और उसके आसपास खड़े बॉडीगार्ड्स हरकत में आने के लिए तैयार हो गए। मैंने ये माहौल देखा और समझ गया कि वो खूसट बूढ़ा वाकई बहुत चालाक और कमीना है। वो महिला बॉडीगार्ड्स वाकई हमला करने वाली थी। मैंने खाने का पार्सल बाय निंगविंग के हाथों में थमाया। भूख लगी है तो पहले खा लो। अगले ही पल मैंने जोरदार घूसा हवा में चलाया, लेकिन वो बस सिर्फ मेरा एक फेक मूव था। मैंने पैर उठाया और सीधे उसके नाजुक अंग पर लात मार दी। वो दर्द से चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़ा। मैंने पहले ही कहा था, मेरे क्लाइंट को कोई परेशान मत करना। मुझे मारते तो बात अलग थी, एक अपाहिज को मारने की कोशिश करना भला कहाँ की शराफत है। बाय निंगविंग खामोश रही। इस बार मुझे सच में गुस्सा आ गया था और मैंने कोई रहम नहीं दिखाया। कई बॉडीगार्ड्स एक साथ मुझ पर झपटे। मेरी हरकतें हवा की तरह तेज
तेज थी। मेरे लड़ने का तरीका तेज और आक्रामक था। कुछ ही चालों में मैंने उन सबको धूल चटा दी। मैंने एक बॉडीगार्ड की छाती पर पैर रखा और कहा, जब मैं चैंपियनशिप जीत रहा था तब तुम घर पर माँ का दूध पी रहे थे। हीवो का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हड़बड़ी में फोन निकाला और कॉल करने लगा। तभी बाय निविंग ने अपनी जुबान खोली। बस करो बॉडीगार्ड मुंह, अब मत मारो। मैं हैरान रह गया। इस लड़की को मेरा नाम याद नहीं था क्या? जानबूझकर रोज मुझे उल्टे सीधे नामों से बुलाती थी। उसने हीवो की तरफ ताना मारते हुए देखा और अपने हाथ से परिवार के मुखिया की अंगूठी उतार दी। अब इस किस्से को खत्म करने का वक्त आ गया है। बाई परिवार कभी भी किसी अपाहिज को अपना वारिस नहीं बनाएगा। इसके बाद मैं उसे व्हील चेयर पे लेके बूढ़े साहब के मेन आंगन में ले गया था। उस हवेली के अंदर और बाहर बहुत सारे लोग थे। मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। लियो रॉक्सी ने मुझे देखा और उसके चेहरे पे ताना मारने वाली मुस्कान आ गई। अरे मुंह, तुम बाई परिवार में क्या कर रहे हो? क्या तुम इस बेकार अपाहिज लड़की के पिट्ठू बन गए हो? मैंने बिना कुछ बोले लियो रॉक्सी के मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ से वो सीधे घर के बाहर से उड़ती हुई अंदर जा गिरी। सभी लोग हमारी तरफ मुड़ गए। मेन कुर्सी पर बैठे बाई परिवार के मुखिया का चेहरा पल भर में ठंडा और सख्त हो गया। बाय निमी ने शांत नजरों से कमरे के अंदर देखा। वहाँ सारे लोग मौजूद थे, उसकी माँ के अलावा। वहाँ उसका दूसरा चाचा बाय मू भी था, जिसने सालों पहले कंपनी को कंगाल कर दिया था और जिसे बहुत पहले ही परिवार से बेदखल कर दिया गया था। बाय मू का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा बाय चुशेंग, जो दादाजी की नजरों में अगला वारिस था, और बेटी बाय चांची। बाय चुसैंग ने लियो रॉक्सी को उठाया, जिसे मैंने थप्पड़ मार के गिराया था। वो गुस्से से बौखलाकर मुझ पे चलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाने की? तुम मरना चाहते हो क्या? मैंने उसे घास तक नहीं डाली और इग्नोर किया और सीधे चाय पीते हुए तमाशा देख रहे दादाजी की तरफ देखा। मैंने अपनी बोहें चढ़ाकर सवाल किया, बूढ़े साहब बाय, आप एक बाहरी इंसान को अपनी सगी पोती का इस तरह अपमान करने की इजाजत दे सकते हैं? तभी दादाजी ने रूखेपन से मेरी तरफ देखा और कहा, क्या रॉक्सी ने कुछ गलत कहा है? निंग बिंग सच में अपाहिज हो चुकी है। उनके ये शब्द मेरे गुस्से में घी का काम कर गए। खूसट बुड्ढे, मुझे दिख रहा है कि तुम अंदर से बहुत कमीने हो। तुम पिटने के ही लायक हो। पूरे हॉल में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। मैं बस हाथ उठाने ही वाला था कि बाय निमिंग ने हाथ बढ़ाकर मुझे रोक लिया। उसका लहजा इतना गर्म था कि यकीन नहीं हो रहा था। मैं ठीक हूँ। भूख लग रही है क्या? तुम पहले अपना डिलीवरी का खाना खा लो। मेरा ध्यान खाने पर कहाँ था? मैंने सीधा मना कर दिया, नहीं खाना, मुझे तो तमाशा देखना है। मैंने कमरे में खड़े सभी लोगों की पोजीशंस पर नजर डाली और बाय निमिंग की व्हीलचेयर को धकेलते हुए सीधे बाय चांची के सामने ले गया और बाय चांची को भी एक लात मारी, जिससे वो गिर गई। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बाय चांची की डर के मारे जान निकल गई। कहाँ गया उसका वो एटीट्यूड और हाई क्लास बनने का नाटक? बाय चुशैंग गुस्से में अपनी जगह से उछल पड़ा। वो मेरी तरफ उंगली उठाकर गुस्से में चिल्लाया, तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो। ठीक उसी समय अब तक खामोश बैठी बाय निमिंग अचानक बोल पड़ी, दफा हो जाओ। उसने अपनी आंखें उठाई। उसकी तीखी और कातिलाना नजरों ने पूरे हॉल को स्कैन किया। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, ये मेरा आदमी है। तुम में से किसी ने भी उसे छूने की कोशिश की तो अंजाम देख लेना। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। यहाँ तक कि बूढ़े साहब भी दंग रह गए और उन्होंने उसकी तरफ एक गहरी और रहस्यमयी नजर से देखा। सिर्फ इसी पल इन सब लोगों को अचानक याद आया कि बाय निमिंग कभी बाय कॉर्पोरेशन की वो शेरनी थी जो लोहे के इरादे रखती थी और बेहद बेरहम और खतरनाक खिलाड़ी थी। आखिरकार दादाजी ने इस सन्नाटे को तोड़ा। उन्होंने अपनी बोहे सिकोड़कर मेरी तरफ देखा। कल रात तुमने ही चांची के पैर तोड़े थे ना, सच बताओ। मैंने पूरी तरह हैरान होने का नाटक किया। चांची, ये क्या बला है? मेरे घर पर पहले एक कुत्ता हुआ करता था जिसका नाम शायद शाओ बाय था। अफसोस वो मर गया। बाय चांची गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। वो रोते बिखलाते हुए अपनी व्हील चेयर लेकर दादाजी के पास चली गई। मेरा पैर पूरी तरह फ्रैक्चर हो चुका है। एक मामूली सा बॉडीगार्ड, इसकी इतनी हिम्मत कि वो खानदान के अगले वारिस पर हाथ उठाए। ये मरने की लायक है। दादाजी, आपको मेरे लिए इंसाफ करना ही होगा। मैंने बड़े हो गए हो फिर भी दादाजी के पीछे चुप रहे हो। अभी तक दूध पीना नहीं छोड़ा क्या? बाय चांची मेरे तानों से पूरी तरह बौखला गई और लगातार दादाजी चिल्लाते रही। मैंने उसकी नकल। जी ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटका। तब जाकर मैंने अपने हाथ बांधे और बाय निमिंग के पीछे खड़ा हो गया और मुश्किल से अपने गुस्से को शांत किया। दादाजी ने देखा कि मैं मान नहीं रहा हूँ तो उन्होंने सीधे आदेश दिया, ओबे, सीसीटीवी फुटेज निकालो और पुलिस बुलाकर इसे गिरफ्तार करवाओ। हमारा बाय परिवार कोई इलीगल काम नहीं करता। मेरी पोती को चोट पहुंचाई है तो अब जेल जाकर ही सुधरेगा। लेकिन मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। मैं नीचे झुका, बाय निमिंग की व्हीलचेयर की साइड पॉकेट से अपना खाना निकाला, चॉपस्टिक खोली और वहीं खड़े खड़े खाने लगा। पल भर में बहुत ही तीखे और चटपटे मसालेदार खाने की खुशबू पूरे लिविंग रूम में फैल गई। वहीं बाय चुशैंग मुझे बहुत बड़ी नफरत से देख रहा था। उसने लियो रॉक्सी की तरफ घूर कर देखा और ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड कितना देहाती है, बिल्कुल गवार लगता है। कोई भी औरत इसके मुंह नहीं लगना चाहेगी। तुम्हें इसमें आखिर क्या पसंद आ गया था? वो बोलता ही जा रहा था और जोश में आ गया। जब भी मैं सोचता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड का इतना घटिया बॉयफ्रेंड था, मुझे पूरे बदन में अजीब सा महसूस होने लगता है। मैंने उसे इमोशन नहीं दिए और मजे से अपना खाना खाता रहा। लेकिन तभी बाय निमिंग ने चिढ़कर अपनी जुबान खोली,
अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि दादाजी कुछ बोलने वाले हैं? उनकी आवाज इतनी बर्फीली थी कि सीधे बाई चुशैंग के होश उड़ गए। अगर तुम्हें अपनी जुबान प्यारी नहीं है तो कहो, इसे कुत्तों को काट के खिला दूं। बाई चुशैंग की वहीं सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो दबे पांव से अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे जाके छिप गया और बतख के बच्चे की तरह गर्दन सिकोड़कर बैठ गया। माहौल एक बार फिर शांत हो गया। बूढ़े साहब बाई ने ठंडी और तीखी नजरों से बाई निमिंग को घूरा। काफी देर बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे एक्सीडेंट को आज पूरे 3 महीने हो चुके हैं। क्या तुम्हें कुछ कहना है? क्या तुम कभी दोबारा खड़ी हो पाओगी? बाई निमिंग थोड़ा मुस्कुराई और सिर हिलाकर कहा, ये पैर अब बेकार हो चुके हैं, कभी ठीक नहीं होंगे। दादाजी ने तुरंत सहमति से सिर हिलाया। जो इंसान खड़ा नहीं हो सकता वो यकीनन बाई परिवार का मुखिया बनने के लायक नहीं है। बाई कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट पद से भी अब तुम्हें हट जाना चाहिए और यहाँ ये जगह किसी काबिल इंसान को देनी चाहिए। वो कमरे में बैठे बाकी बुजुर्ग रिश्तेदारों चाचा ताऊ की तरफ मुड़े। आप लोगों की क्या राय है? मैं सहमत हूँ। बाई कॉर्पोरेशन किसी अपाहिज को अपना प्रेसिडेंट नहीं रख सकती। इससे हमारी मार्केट वैल्यू और इमेज खराब होगी। जब पैर ही खराब हो गए हैं तो हट जाना चाहिए और ये गद्दी चांची को सौंप देनी चाहिए। चांची वैसे भी निंगमिंग से कुछ साल छोटी है, वो जवान है और आगे बढ़ने का दम है उसमें। मैं उन सबकी इस बकवास स्पीच को सुन रहा था और मैंने भी बड़े मजे से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा, जवान होना बहुत अच्छी बात है। कम से कम वो इन खूसट बुड्ढों की तरह जल्दी नहीं मरेंगे। उन बूढ़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनमें से एक बूढ़ा चिढ़कर बोला, ये हमारे खानदान का अंदरूनी मामला है, ये भारी आदमी बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है? ही वो अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली क्या? जल्दी से पुलिस बुलाकर इसे अंदर करवाओ। ठीक उसी वक्त ही वो हड़बड़ी में दौड़ता हुआ अंदर आया। बड़े साहब, सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। बाई चुशैंग ने एक्साइटेड होकर अपना फोन निकाला। हेलो पुलिस, मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। यहाँ किसी ने जानबूझकर हमला किया है। तभी हीवो ने मायूसी से अपना सिर हिलाया। फुटेज में इसके मारपीट करने का कोई सीन सबूत नहीं है। वीडियो सबके सामने प्ले किया गया। उस पूरे 1 घंटे में सिर्फ मेरा बाई निंगमिंग की व्हीलचेयर को धकेल कर बाहर ले जाना ही था। उसके बाद का कोई फुटेज नहीं था। सब लोग सुन्न रह गए। दादाजी भी रहस्यमय नजरों से मुझे परखने लगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने व्हीलचेयर की साइड पॉकेट से एक छोटा सा केक निकाला और बाई निंगमिंग को देते हुए कहा, लो थोड़ा मीठा खाकर ताकत लाओ। इन गधों से बात करने में बहुत दिमाग खर्च होता है। घर चलकर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सूप बनाऊंगा। बाई निंगमिंग ने चुपचाप अपना मुंह खोला और केक खा लिया। तब मैंने अपनी बोहें चढ़ाई, बाई चुसैंग की तरफ देखा और एक ईविल स्माइल दी और इसी के साथ कहा, ओ हाँ, एक जरूरी सलाह। बिना किसी सबूत के झूठी पुलिस कंप्लेंट करना भारी पड़ सकता है। इसके लिए तुम्हें खुद जेल की हवा खानी पड़ सकती है। फिर मैं वापस बूढ़े साहब बाई की तरफ मुड़ा। बिना सबूत के आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो हंगामा खड़ा कर दूंगा। मेरे पास सोशल मीडिया पे 80,000 फेक अकाउंट हैं। इंटरनेट पे तुम सबको ऐसे एक्सपोज करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लेना। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं गाइस। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करना और लाइक ज्यादा करना। नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो को हम लाइक टारगेट सेट करते हैं 10,000 लाइक्स का। जैसे ही लाइक टारगेट कंप्लीट होगा मैं जल्दी से वीडियो ला दूंगा। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्दी अगली वीडियो में।